दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम का चैप्टर अपना यूनिट चल रही है 12वीं क्लास की, और उसमें अपन ने बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज अपन दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्काई वेव प्रोपागेशन, या इसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण। ये जो टॉपिक्स हैं ये 3 प्रकार के हैं। प्रोपागेशन मतलब कि अपने पास में अपन ने देखा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में अपन को 3 एलिमेंट मोस्ट रूप से आवश्यक होते हैं। एक तो अपन को प्रेषित्र का एंटीना, एक रिसीवर का एंटीना, ठीक है, और यहां से अपन को यहां तक सिग्नल को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। तो अपन को क्या चाहिए, चैनल भी चाहिए, ठीक है। तो अपन जनरली अपन देखते हैं कि मतलब प्रेषित्र से अभिग्राही तक पहुंचने के लिए ये जो तरंगे हैं ये कौन सी हैं, EM वेव है, विद्युत चुंबकीय दोस्तों तरंगे हैं। यदि इनकी डिस्टेंस ज्यादा है तो बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, और डिस्टर्बेंस होने के कारण इनकी तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वायुमंडल में भी जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, अलग अलग जो भी लेयर्स बनी हुई हैं पृथ्वी के वायुमंडल की, या वायुमंडल जो भी लेयर्स बनी हुई हैं उनसे भी अलग अलग इफेक्ट अपन को प्राप्त होते हैं। तो वहां से मतलब जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो यहां से इस प्रेषित्र से अभिग्राही तक 3 प्रकार के प्रोपागेशन हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, ठीक है। सेकंड क्या है दोस्तों, स्काई वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन, व्योम तरंग संचरण, भूतरंग संचरण। ये क्या है दोस्तों, भूतरंग संचरण है। और थर्ड नंबर क्या है दोस्तों, स्पेस वेव प्रोपागेशन, स्पेस वेव प्रोपागेशन। क्या हो रहा है, स्पेस वेव प्रोपागेशन। 3 प्रकार से मतलब क्या है, सिग्नल का रिसीवर से, सिग्नल का ट्रांसमीटर से रिसीवर तक क्या है, प्रोपागेशन है। कितनी कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है। यहीं से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाता है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव को ट्रांसमिट करना है, तो बताओ कौन सा प्रोपागेशन इसके लिए सुटेबल है। अब अपने सिलेबस में केवल स्काई वेव प्रोपागेशन एंड स्पेस वेव प्रोपागेशन दे रखा है, लेकिन फिर भी अपन ग्राउंड वेव प्रोपागेशन की फ्रीक्वेंसी की लिमिट तो अपन याद एक बार पढ़ ही लेंगे। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं स्काई वेव प्रोपागेशन। समझ में आ गई कि अपन क्या बात करने जा रहे हैं। स्काई वेव प्रोपागेशन में देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट याद रखेंगे अपन। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती जो रेंज है, यानी ये तरंगे या व्योम तरंगे या व्योम तरंगे 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं। तो ये क्या गई, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई। आवर्ती प्रास से आवर्ती प्रास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के लिए अपने वायुमंडल की कौन सी लेयर, आयन मंडल, कौन सी लेयर, आयन मंडल के लिए आयन मंडल की परतें, लेयर्स परावर्तक का कार्य करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
का कार्य करती, परावर्तक का कार्य करती तथा 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली EM वेव तरंगे आयन मंडल को भेद कर पलायन कर जाती हैं, क्या कर जाती हैं दोस्तों? पलायन कर जाती हैं। तो आवर्ती प्रास कितनी है? आवर्ती प्रास 3 से 30 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या आयन मंडल की परतें, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। इस आवर्ती रेंज के लिए या इस आवर्ती रेंज के लिए जो स्काई वेव प्रोपेगेशन है वो कहां से? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, सी पॉइंट, इसमें सी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा परीक्षा में, ये मान लो आ गया है सी पॉइंट। रेडियो तरंगों की वह उच्च आवृत्ति, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। रेडियो तरंगों की वह उच्च आवृत्ति, ये क्रांतिक आवृत्ति को डिफाइन कर रहे हैं। रेडियो तरंगों की वह उच्च आवृत्ति जो कि आयन मंडल की परतों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं, क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। क्रांतिक आवृत्ति दोस्तों कहलाती है। इसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। इसका सूत्र याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतिक आवृत्ति का सूत्र। अब फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन यहां से नहीं आकर आपकी जो पीजी की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, वहां से आ जाएगा वेव प्रोपेगेशन, वहां भी इस आवृत्ति को अपन क्रांतिक आवृत्ति को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो आप ये सोचोगे कि कहां से आया, पीजी से भी आ सकता है और 12वीं के लेवल से भी आ सकता है। तो ये क्रांतिक आवृत्ति है FC इक्वल्स टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 9 n मैक्सिमम अंडर द रूट, या FC इक्वल्स टू 9√n। n मैक्सिमम, जहां n क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व है। क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व, सीधी सी बात है, किसको बताता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, ये तीन जो बातें हैं, जो 3 पॉइंट हैं, वो स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की जो रेडियो तरंगे होती हैं वो इसके बीच, इस रेंज में आती हैं, स्काई वेव प्रोपेगेशन में आती हैं। इनकी जो आवर्ती प्रास है, इस आवर्ती प्रास में ये कहाँ से परावर्तक होती हैं? आयन मंडल की जो लेयर्स होती हैं दोस्तों, उनसे परावर्तित होती हैं। और 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली क्या होती है? आयन मंडल को भेद कर दूसरे में चली जाती है, यानी पलायन कर जाती है। रेडियो तरंगों की वह उच्च आवृत्ति जो कि आयन मंडल की परतों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। इसे अपन FC से डिनोट करते हैं 9, और ये क्या हो गया? n मैक्सिमम। इसी को मैंने लिखा है क्योंकि घात आदि 1/2 घात है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? रूट में है ये MAX, ये n नीचे सबस्क्रिप्ट लगा दें अपन, MAX लगा दिया अपन। ठीक है, तो ये क्या है? क्रांतिक आवृत्ति को बताता है। ये 3 बातें अपने लिए व्योम तरंग संचरण या स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपना प्रोपेगेशन है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। इसको आप लिखेंगे और 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये सूत्र आपको रटना है, लर्न करना है। FC इक्वल्स टू 9√n मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरे प्रकार की जो तरंग संचरण है
जो डाटा सिग्नल को संचरित करने के लिए आवश्यक है, दैट इज स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस, सेकंड जो अपने सिलेबस में है, स्पेस वेव प्रोपागेशन, ठीक है। और इसको अपन क्या कहेंगे, स्पेस वेव प्रोपागेशन को आकाश तरंग संचरण, क्या कहेंगे दोस्तों, आकाश तरंग संचरण। क्या है, आकाश तरंग संचरण, ठीक है। इसमें देखें पहला पॉइंट ए, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आकाश तरंगे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, यानी देखो 2 से 30 और 30 से आगे वाला ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज आ गया, या इससे अधिक आवृत्ति की रेडियो तरंगों के लिए, इससे अधिक आवृत्ति की तरंगें होती हैं, दूसरा पॉइंट कि ये कहां से परावर्तित होती हैं, तो दोस्तों ये कहां से परावर्तित होती हैं, क्षोभ मंडल क्षेत्र से। आकाश तरंगे पृथ्वी के क्षोभ मंडलीय क्षेत्र में प्रेषक एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक सीधे या धरातल से परावर्तित होकर या तो सीधे चली जाती हैं, LOS लाइन ऑफ साइट सीधे होकर, या धरातल से परावर्तित होकर गमन कर सकती हैं, इसलिए आकाश तरंग संचरण को, इसलिए आकाश यानी स्पेस वेव प्रोपागेशन को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडलीय संचरण या दृष्टिरेखीय संचरण, या किसे कहते हैं दोस्तों, दृष्टिरेखीय संचरण, LOS लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, LOS संचरण भी कह सकते हैं इसको। कौन सी, स्पेस वेव प्रोपागेशन को यूज किया जाता है। अब जो कम्युनिकेशन है, इससे कम्युनिकेशन की जो प्रास है उसको कैसे अपन करते हैं, तो देखिए आकाश तरंग संचरण से संचार की प्रास को प्रेषक व अभिग्राही एंटीना की ऊंचाइयों को बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी, कैसे बढ़ाया जा सकता है, संचार की प्रास को अपन कैसे बता सकते हैं कि अपने पास में जो एंटीना है उनकी हाइट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और डी पॉइंट है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है फॉर्मूला कि जैसे ये है अर्थ है और ये अपने पास में क्या है, ट्रांसमीटर एंटीना है, यानी इसकी जो हाइट है अर्थ से वो क्या है दोस्तों, HT ट्रांसमीटर, और यहाँ क्या कैसा एंटीना लगा हुआ है, दैट इज R रिसीवर, HR, ठीक है। तो अपन इसके डायमीटर ये देखें, अपन यहाँ से ये तक की डिस्टेंस और यहाँ से ये तक की डिस्टेंस, तो एक डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों,
टोटल होगी डीएम, ये क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी डीएम, एक को बोलते हैं डीटी और एक को क्या बोलते हैं डीआर। dt की वैल्यू अपन निकाल लें तो dt की वैल्यू अपन निकालें तो कितनी आ जाएगी 2rht, ये क्या आ जाएगी √2rht, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी dr 2rhr, ठीक है, हो जाएगी। बोला सर ये कैसे निकालें, तो देखो ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये अर्थ की क्या है रेडियस है, और मान लो इतनी ऊंचाई पर क्या लगा दिया अपन ने एंटीना, दैट इज h है, और यहां से ये रेडियस क्या है r है, यहां से इसको अपन को सिग्नल लेना है, ये हो गया। तो ये कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार, और लंब अपन को ये निकालना है, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अंडर द रूट, ये अपने पास में क्या आ जाएगी dt अपने पास में आ जाएगी। इसको अपन सोल्व करेंगे, जो चीज कट जाएगी वो कट जाएगी, एच स्क्वायर को पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में एच स्क्वायर को अपन देखिए अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rhr, ठीक है 2rh और माइनस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, और एच स्क्वायर को अपन इस टर्म की तुलना में नगण्य मान लेंगे, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में एच जो एंटीना की हाइट है वो बहुत ही क्या है अल्फ है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में 2rht। तो dm इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों 2rht रिसीवर प्लस 2r क्या हो गया hr, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आता भी है परीक्षा में, ठीक है। जहां hr अभिग्राही एंटीना की क्या है ऊंचाई है, और st क्या है ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई है। जहां ht हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर एंटीना और hr क्या है हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना, हाइट ऑफ द रिसीवर एंटीना, ठीक है। जहां r क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, यहां कैपिटल R क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, क्या है दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर होती है, ये अपन को पहले से पता है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे, इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस अपन कहते हैं। दृष्टि रेखा की दूरी, इसे अपन क्या कहते हैं दृष्टि रेखीय दूरी भी बोल सकते हैं, याद रखेंगे इसको, दृष्टि रेखीय दूरी क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि रेखीय दूरी भी इसको बोला जाता है। dm इक्वल्स टू dm बराबर अंडर रूट 2rht अंडर द रूट प्लस 2rhr अंडर द रूट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए फॉर्मूला अपन को दोस्तों याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भूतरंग संचरण, और थोड़ा सा अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तीसरी जो प्रोपगेशन है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ये क्या कहती हैं कि रेडियो तरंगे, पहला पॉइंट, रेडियो तरंगे जो पृथ्वी सतह के अनुदिश, जो पृथ्वी सतह के अनुदिश, पृथ्वी सतह के अनुदिश वायुमंडल से गुजरती हैं, पृथ्वी सतह के अनुदिश वायुमंडल से गुजरती हैं, भूतरंगे या पृष्ठ से गुजरती हैं तो पृष्ठ तरंगे कहलाती हैं, पृष्ठ तरंगे कहलाती हैं। और इनका संचरण क्या कहलाता है दोस्तों, पृष्ठीय तरंग संचरण कहलाता है। इनका संचरण पृष्ठीय तरंग संचरण कहलाता है। इनका संचरण पृष्ठीय तरंग संचरण कहलाता है, ठीक है। आवृत्ति कितनी है 2 या 3 मेगाहर्ट्ज आवर्ती प्रास,
2 या 3 मेगाहर्ट्ज। 2 या 3 मेगाहर्ट्ज तो भूतरंग, 3 से 30 स्काई और 30 से 300 तक कौन सी हो जाएगी दोस्तों, स्पेस वेव प्रोपागेशन हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी बातें अपन को ध्यान में रखनी है, किसके लिए, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन के लिए। ठीक है, याद रह जाएंगी। तो अभिग्राही से प्रेषित से अभिग्राही तक अपन को सिग्नल यदि भेजना है, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो अपने पास में 3 प्रकार के कम्युनिकेशन है। एक तो क्या है, स्पेस वेव प्रोपागेशन एंड स्काई वेव प्रोपागेशन, जो अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। और तीसरा जो प्रोपागेशन है वो मैंने आपको जनरली ऐसे बता दिया कि भाई भूतरंग का मतलब है पृथ्वी के पृष्ठ से जो तरंगे चलती हैं वहां जो कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लो किसी के पैरों के आने की आवाज यदि अपने पास में आ रही है, जैसे कोई आ रहा है अपनी तरफ और अपन को पता चल रहा है कि आ रहा है, तो वो कैसा कम्युनिकेशन है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन है दोस्तों। कैसा है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन है। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि मेरी सांप है जो वाइब्रेशन कंपन पहचान लेता है, सर्प जो होता है, तो वो उसके पास में कम्युनिकेशन कैसा जा रहा है, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन कम्युनिकेशन जा रहा है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मॉड्यूलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, मॉड्यूलेशन। सबसे पहले बात तो यही है कि भाई अपने पास में मॉड्यूलेशन की अपन को जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले तो मॉड्यूलेशन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अपन जैसे किसी को मैं बोलता हूं हेलो, तो हेलो अपन देखें तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद में भी अपन को वो हेलो डायरेक्ट अपन यदि सुने तो सुनाई नहीं देता है। तो अब अपन विदेश में बैठे आदमी को अपना हेलो सुनाना चाह रहे हैं तो वो हेलो तो वहां तक जा नहीं पाएगा। तो अपने पास में क्या होगी, उस हेलो को ले जाने के लिए एक कैरियर वेव होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने मैसेज सिग्नल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। कैरियर वेव का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग होगी और जिसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। वो कैरियर वेव है अपने मैसेज को अपने ऊपर अध्यारोपित करके 3 प्रकार से अध्यारोपित हो सकती है, एम्पलीट्यूड में चेंज होके, फ्रीक्वेंसी में चेंज होके और उसमें फेज में चेंज होके जा सकती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दोस्तों क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन। 3 प्रकार से वो अपना जो मैसेज सिग्नल है कैरियर वेव के साथ में मिलकर कहां तक, रिसीवर तक, एंटीना तक चैनल। अब कोई कहे कि चैनल क्या हो गया, चैनल हो गया कैरियर वेव। ठीक है, तो कैरियर वेव पर मैसेज का इंपोज होना, कैरियर वेव के साथ में मैसेज को मिलाना क्या कहलाता है दोस्तों, मॉड्यूलेशन। और रिसीवर, अब रिसीवर के पास में जाएंगे तो अपने को तो क्या करना है, अगले को हेलो ही सुनाना है, कैरियर वेव का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगला जैसे ही वहां रिसीवर पे जो जाएगा तो मैसेज को क्या करना पड़ेगा, अपन को अलग करना पड़ेगा और कैरियर वेव को अपन को अलग करना पड़ेगा। तो मैसेज को कैरियर वेव से अलग करने की प्रोसेस जस्ट इसकी उल्टी होगी, उसको तो दोस्तों अपन क्या कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन। और मैसेज को कैरियर वेव पे इंपोज करने की जो टेक्निक है उसको अपन क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन। यानी बहुत लंबी दूरियों तक अपन के मैसेज को भेजना है तो मैसेज के जो सिग्नलों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो उन मैसेज सिग्नलों को भेजने के लिए अपन को एक वेव की आवश्यकता होती है और जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो देख समझ में आ गई बात। अब इसकी डेफिनेशन अपन लिख लें, वह प्रक्रिया, प्रोसेस है ये, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत संकेतों, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत संकेतों जो निवेशी या आधार बैंड सिग्नल, कहलाते हैं, निवेशी आधार बैंड सिग्नल कहलाते हैं, को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग, कैरियर वेव जिसे मैंने बोला है, वाहक तरंग या वाहक सिग्नल के साथ संलग्न या साथ मिलाया जाता है, किया जाता है, क्या कहलाता है, मॉड्यूलन। क्या कहलाता है दोस्तों,
मॉडुलन कहलाता है, मॉडुलन कहलाता है। यानी मैथमेटिक्स में मैं लिखना चाहूं तो मॉडुलेशन क्या हो गया दोस्तों, मॉडुलेशन का मतलब हो गया मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव। ये प्रोसेस क्या होगी, मॉडुलेशन होगी। कि कैरियर वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रही है, तभी तो मतलब आप धीरे से बोलते हो वो भी आपको जयपुर दुबई वगैरह सुनाई दे जाता है। तो ये किस प्रोसेस के कारण है दोस्तों, मॉडुलेशन के कारण है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वाहक तरंग के साथ में 3 प्रकार से क्या हो सकता है, मॉडुलेशन हो सकता है। कैसे कैसे, आयाम में परिवर्तित करके, आयाम बदल के। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन कह सकते हैं। कैसे कह देंगे, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। ठीक है, वाहक तरंग। फिर और क्या करते हैं भाई, आवर्ती, तो उसको अपन क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन कह देंगे। ठीक है, और क्या चेंज हो सकता है, फेज यानी कला, इसको अपन क्या कहेंगे, फेज मॉडुलेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। और पहला क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। यदि मैसेज सिग्नल वाहक तरंग के साथ में मिल रहा है और मिलके उसके आयाम में यदि परिवर्तन, हाँ, जब आयाम में परिवर्तन होगा तो उसके बाद में कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि आयाम भी बदल जाए, फ्रीक्वेंसी भी बदल जाए, वरना तो अपन क्या नहीं कर पाएंगे, उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अपन ये मान रहे हैं कि जब आयाम में परिवर्तन होगा तो केवल और केवल आयाम में ही परिवर्तन होगा, फ्रीक्वेंसी और कला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर रहे हैं तो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा, आयाम और फेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दोस्तों जब फेज में परिवर्तन होगा तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और ये होने के बाद में अपन को यहां से जो सिग्नल प्राप्त होता है इन तीनों प्रोसेस से, उसको अपन क्या कहते हैं, मॉडुलेशन सिग्नल। यानी मॉडुलन से, मॉडुलन से प्राप्त संकेत, प्राप्त परिणामी संकेत मॉडुलित सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मॉडुलित सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉडुलित सिग्नल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मॉडुलित सिग्नल कहलाता है। अब जो अपन ने मॉडुलेशन की, इसकी आवश्यकता अपन को कैसे पड़ी, तो सबसे पहले मॉडुलेशन की आवश्यकता, नीड ऑफ मॉडुलेशन, नीड ऑफ मॉडुलेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नंबर 1, व्यतिकरण को दूर करना, व्यतिकरण को दूर करना, व्यतिकरण को दूर करना, व्यतिकरण को क्या करना, दूर करना। अब व्यतिकरण को दूर करने का मतलब है तरंगों के मिश्रण को, व्यतिकरण का मतलब क्या है, सुपरपोजिशन है दोस्तों। व्यतिकरण अपन जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं। तो सपोज मान लो अपन ने कोई मैसेज बोला, तो वो मैसेज बहुत सारी तरंगों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगले के पास में क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि वो तो क्या हो गया, कंबाइंड हो गया ना। तो अपन को उचित मैसेज जिसको अपन को भेजना है, जैसे मान लो 10 लोग बोल रहे हैं और 10 लोग में से फोन पे एक आदमी बात कर रहा है, तो उसके एक अकेले मैसेज को अपन को क्या करना है, सुपर इंपोज करना है। तो मॉडुलेशन को अपन का आवश्यकता है कि बहुत सारी तरंगों में अपना जो यूजफुल मैसेज है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण मतलब अपन मॉडुलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। इसमें एक लाइन में लिख देता हूं, क्या, यदि कई मॉडुलित संकेत, यदि कई मॉडुलित संकेत एक साथ एक ही प्रेक्षक चैनल में संचरित होते हैं,
तो वे एक दूसरे में मिल जाते हैं, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं, जो एक दूसरे में मिल जाते हैं और नॉइज उत्पन्न करते हैं, और नॉइज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे मान लो मैं भी फोन कर रहा हूं, 100 लोग एक साथ फोन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर फोन कर रहे हैं, तो मेरा मैसेज दूसरे के साथ में कोइंसाइड नहीं हो। भाई मैसेज तो जाएंगे तो कहां जाएंगे, एंटीना पे जाएंगे, टावर पे जाएंगे, टावर पे क्या हुआ, रिसीवर उनको रिसीव करेगा, फिर अलग अलग मैसेज को भेजेगा, तो सारे क्या हो गए, टावर के पास में तो सारे सिग्नल क्या हो गए दोस्तों, मिक्सअप हो गए। लेकिन मॉड्यूलेशन जैसे अपन ने कर दिया, तो अपने जो कैरियर वेव जो जनरेट हो रही है वो अपनी अलग फ्रीक्वेंसी की होगी, उनकी अलग फ्रीक्वेंसी की, यानी सब लोग क्या होगा, फोन अलग अलग फ्रीक्वेंसी का जनरेट होगा। इसलिए उनको अलग अलग करने के लिए, जो मैसेज सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, उनको अलग अलग करने के लिए कि ये इस अभिग्राही के पास में जानी चाहिए, ये इस अभिग्राही के पास में, ये इस अभिग्राही के पास में, ये इस अभिग्राही के पास में जानी चाहिए, वो सारी क्या है, अलग अलग करने का काम जो है वो किसके कारण है दोस्तों, मॉड्यूलेशन के कारण है। ठीक है, दूसरा, ये तो पहली आवश्यकता है। दूसरी है उचित आकार का एंटीना। उचित आकार का एंटीना, उचित आकार के एंटीना को, उचित आकार के एंटीना को बनाने के लिए, ठीक है, इसके लिए भी अपन को मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ी है। सबसे पहले अपन बात करें कि एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई, इंपॉर्टेंट है, एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, λ/4। ये मार्कोनी के द्वारा दी गई थी कि एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, λ/4 होगी। ठीक है, जहां लेमड़ा क्या है, सिग्नल की तरंग दैर्घ्य। एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई बोल दो चाहे लंबाई बोल दो, बात एक ही है दोस्तों, λ/4 होनी चाहिए, न्यूनतम है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके लिए एंटीना की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं कि ये किसने दी थी, मार्कोनी ने, मार्कोनी वैज्ञानिक का नाम है। अब मान लो सपोज अपन को, जहां लेमड़ा क्या है, सिग्नल की तरंग दैर्घ्य, क्या है दोस्तों, सिग्नल की तरंग दैर्घ्य। अब अपन को क्या करना है कि 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की तरंग को भेजना है, तो उस तरंग को भेजने के लिए एंटीना की ऊंचाई या लंबाई कितनी होनी चाहिए, देखिए कितनी होनी चाहिए। जब अपन 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की तरंग भेज रहे हैं, मैसेज सिग्नल को भेज रहे हैं एंटीना के थ्रू, देखो आवृत्ति कितनी है भाई, 5 किलोहर्ट्ज। इस सिग्नल को अपन को क्या करना है, भेजना है, और इस आवृत्ति की सिग्नल को भेजने के लिए अपन को क्या करना है, एंटीना लगाना है, तो उस एंटीना की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो अपने पास में आ गई, न्यू आ गई। अब एंटीना की हाइट क्या है, एंटीना की लंबाई, इस पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एंटीना की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, λ/4। अब लेमड़ा चाहिए अपन को, तो लेमड़ा, ये सारी की सारी जो तरंग संचरण में, कम्युनिकेशन सिस्टम में जो काम आ रही है वो क्या है, कौन सी तरंग है, GXUVIMR। सारी की सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, ये अपन को पता है। ठीक है, तो लेमड़ा अपन निकालें तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, C/λ, इंप्लाइज दैट लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/ν, यानी 3 × 10⁸ बटे न्यू का मतलब 5 किलोहर्ट्ज, यानी 10⁻3, किलो का मतलब 10⁻3। इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो गया भाई, देखिए 3/5 और ये क्या हो गया, 10⁻5। ठीक है, बराबर 10⁻3, पावर तो कम होगी, 10⁻5 आ गया, और इसको अपन ने मिला दिया 30/5 × 10⁻4। ठीक है भाई, तो या 300 × 10⁻3/5, इसको इससे काटा तो ये क्या होगा, 60 × 10⁻3 मीटर, यानी 60 किलोमीटर, यानी लेमड़ा कितनी आ गई, 60 किलोमीटर आ गई। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग आ गई। तो अब एंटीना क्या होना चाहिए, एंटीना की ऊंचाई, ये क्वेश्चन बहुत बार फर्स्ट ग्रेड में आया है। एंटीना की ऊंचाई क्या हो गई दोस्तों, λ/4,
बराबर 60 किलोमीटर बटे 4, कितना 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर का एंटीना कोई बन सकता है क्या? इतना लंबा 15 किलोमीटर तक एंटीना आएगा ही नहीं, जो कि क्या है, अव्यवहारिक है। यानी इस तरंग को, इस आवर्ती की तरंग को भेजने के लिए 15 किलोमीटर लंबा अपन को क्या चाहिए, एंटीना चाहिए, जो कि क्या है, अव्यवहारिक है, नहीं बन सकता, अव्यवहारिक है। कैसा है, अव्यवहारिक है। ठीक है, इसलिए अव्यवहारिक है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि अपन मॉड्यूलेशन कर देंगे तो इतने लंबाई का एंटीना अपन को चाहिएगा नहीं है। ठीक है, तो ये जो एंटीना के ऊपर क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आता है कि एंटीना की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरा, ये पहली आवश्यकता, ये दूसरी आवश्यकता, एंटीना का आकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी आवश्यकता क्या है, किसी एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण, किसी एंटीना द्वारा तीसरा क्या है दोस्तों, किसी एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति, किसी एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण। यह भी फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। प्रभावी शक्ति विकिरण क्या होती है, एंटीना द्वारा, याद रखेंगे, एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति किसके समानुपाती होती है, समानुपाती L/λ का होल स्क्वायर, L/λ, यानी स्क्वायर है विकिरित शक्ति P समानुपाती L² बटे λ²। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी अच्छे प्रेक्षण के लिए हमें उच्च शक्ति चाहिए, इसलिए तथ्य हमें प्रेक्षण के लिए उच्च आवृत्ति के उपयोग की आवश्यकता होगी। भाई लेमड़ा तो क्या होना चाहिए, कम से कम ही होना चाहिए, क्योंकि इतना यदि लेमड़ा है तो इतना तो जा नहीं सकता। तो लेमड़ा को यदि अपन कम रखेंगे तो ही शक्ति क्या मिलेगी, अपन को ज्यादा मिलेगी। तो मॉड्यूलेशन की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। अपन कह सकते हैं किसी अच्छे प्रेक्षण के लिए, किसी अच्छे प्रेक्षण के लिए हमें उच्च शक्ति, चाहिए, और इसलिए तथ्य हमें प्रेक्षण के लिए उच्च आवृत्ति के उपयोग की आवश्यकता दर्शाता है। प्रेक्षण के लिए हमें उच्च शक्ति चाहिए जो मॉड्यूलेशन से ही संभव हो सकता है। तीनों चीजें होगी। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि जो तरंगे मिक्सअप हो रही हैं उनमें से तरंगों को अलग करने के लिए। दूसरा क्या है, एंटीना की हाइट, कि भाई एंटीना 15 किलोमीटर का तो एंटीना बन नहीं सकता, फिर भी अपन को क्या करना है, सिग्नल को भेजना है, तो अपन को मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होगी। और तीसरी क्या है कि विकिरित शक्ति है वो L² की जैसे जैसे लेमड़ा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, विकिरित शक्ति का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा शक्ति पावर का। लेकिन अपन को तो उच्च पावर चाहिए, उच्च पावर करने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मॉड्यूलेशन की अपन को पक्की ही आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये जो 3 पॉइंट आपने लिखे हैं ये तीनों पे आपकी एग्जाम में कोई न कोई किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तीनों फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले, λ/4 एंटीना के आकार, और ये क्या है, विकिरित शक्ति L/L क्या है दोस्तों, जहां L याद रखेंगे आप, जहां L क्या है, रेखीय एंटीना, L क्या है, रेखीय एंटीना की लंबाई, और लेमड़ा क्या है दोस्तों, सिग्नल की तरंगदैर्घ्य, सिग्नल की तरंगदैर्घ्य क्या है दोस्तों, सिग्नल की तरंगदैर्घ्य है। तो एंटीना द्वारा विकिरित शक्ति के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या है, समानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती।
कि जैसे जैसे शक्ति बढ़ेगी उसी अनुक्रम में वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। एल अपॉन लेमड़ा का मान बढ़ता जाएगा, इसको अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए अपन बात करते हैं वाहक तरंग के बारे में। जो कैरियर वेव है, जो मॉड्यूलेशन में अपन कैरियर वेव यूज करेंगे, वाहक तरंग जिसे अपन बोल रहे हैं, वो ज्यावक्रीय भी हो सकती है और स्क्वायर वेव भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? ज्यावक्रीय भी हो सकती है और स्क्वायर वेव भी हो सकती है। देखिए वाहक तरंग, कैरियर वेव कैसे हो सकती है भाई? देखिए एक तो ये भी हो सकती है, ज्यावक्रीय का मतलब ये भी सतत है, कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसमें अपन डिफाइन करें तो यहां से यहां तक आवर्तकाल को अपन डिफाइन करें, यहां से यहां तक ये एक तरंग पूरी है। देखिए ये क्या है? गर्त, और ये क्या है? सरंग। एक गर्त और एक सरंग से मिलकर क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। और यहां से अपन ये डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। एक और ले लो आगे, ये टी में और ये आयाम, कोई भी तरंग सिग्नल हो सकता है, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल करंट भी हो सकती है, वोल्टेज भी हो सकता है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? आयाम कहते हैं। यानी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इसको अपन एक तरंग दैर्घ्य या आवर्तकाल टी से डिफाइन कर सकते हैं। किससे डिफाइन कर सकते हैं? एक आवर्तकाल टी से डिफाइन अपन कर सकते हैं। और ये ग्राफ किस में है? तरंग, कोई भी तरंग हो सकती है और समय के बीच में ये ग्राफ है। ठीक है, ऐसे ही कौन सी तरंग हो सकती है? स्क्वायर वेव भी हो सकती है भाई। ठीक है, कैसे? ऐसे यहां से उठी, ये लो, इसमें दो ही मान है, एक तो उच्च और एक निम्न। ठीक है, पतन, नीचे आ जाओ, ये लो 0 1, दो ही मान है। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे? पल्स इंक्रीजिंग। यहां से लेके पल्स इंक्रीज हो रही है, यहां तक इंक्रीजिंग, तो इसको अपन क्या कहेंगे? पल्स इंक्रीजिंग, या स्पंद बोलते हैं अपन, स्पंद उत्थान, पल्स उत्थान, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पल्स उत्थान। उठ रही है तो उत्थान। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये नीचे जा रहा है तो इसको अपन नीचे पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे, तो इसको अपन क्या कहेंगे? पल्स पतन, ये भी अपन बोल सकते हैं। और ये जो अंतराल है, ये जो अंतराल यहां से लेके यहां तक जो जिसमें ऊंची ऊंची है, इसको अपन क्या कहेंगे? पल्स कहेंगे। पल्स, स्पंद, क्या कहेंगे दोस्तों? स्पंद अपन कह देंगे। और ये अंतराल कहलाएगा किसमें? इसमें, यानी वन रहने का अंतराल है। ये तो केवल ये लाइनें रीडिंग नहीं है, ये लाइनें तो केवल इसको डिनोट करने के लिए है। रीडिंग तो एक तो 0 है, दूसरी क्या है दोस्तों? 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 और अगले 0 आने में ये क्या है? अंतराल है, तो इसको अपन अंतराल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अंतराल भी बोला जा सकता है। और यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है माध्य स्थिति से, इसको अपन क्या कहेंगे? पल्स आयाम। क्या कहेंगे दोस्तों? पल्स आयाम अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो वाहक तरंगें होती हैं, ये क्या होती हैं? उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें या रेडियो तरंगें, उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें दोस्तों ये होती हैं, जिनको लंबी दूरियों तक सूचनाओं को भेजने के लिए अपन काम में लेते हैं। और जैसे ही इन तरंगों के साथ में अपने मैसेज को इन पे सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? मॉड्यूलेशन अपन उनको बोल सकते हैं। और जहां पर रिसीवर के पास में, रिसीवर अपनी तरंग तो अपनी जगह रहेगी और मैसेज है वो कहां चला जाएगा? ग्राही के पास में चला जाएगा। तो वहां अपन को क्या करना पड़ेगा? इनको अलग करना पड़ेगा, मैसेज सिग्नल को इन तरंगों से अलग करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को अपन, इनकी उल्टी प्रोसेस, यानी अपन क्या कह देंगे? डीमॉड्यूलेशन। क्या कह देंगे दोस्तों? डीमॉड्यूलेशन अपन इसको बोल देंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? यहां ये दोनों, ये वाहक तरंग के प्रकार हैं कि वाहक तरंग कैसी हो सकती है? ज्यावक्रीय,
इस तरंग को अपन क्या बोलेंगे, ज्यावक्रीय। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पंदमान। क्या बोल सकते दोस्तों, वाहक तरंग सतत, दोनों सतत है, स्पंद रूप में। किस रूप में, स्पंद रूप में है। और इन वाहक तरंगों के साथ में जो अपना मूल आधार मैसेज है, अपन एक लाइन में लिख सकता हूं क्या, कि मूल आधार बैंड या सूचना, मूल आधार बैंड या सूचना सिग्नल, मूल आधार बैंड या सिग्नल को प्रेषित करने से पूर्व, किसी उच्च आवर्ती तरंग में रूपांतरण आवश्यक है। ठीक है, रूपांतरण क्या है, रूपांतरण आवश्यक है। और ये रूपांतरण प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मूल आधार बैंड की सारी इंफॉर्मेशन हो, मूल आधार बैंड की क्या हो, सारी इंफॉर्मेशन हो। तो अपन ये लिख सकते हैं, यह है रूपांतरण प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए, यह है रूपांतरित सिग्नल होनी चाहिए कि रूपांतरित सिग्नल में उन सभी सूचनाओं का समावेश रहे, उन सभी सूचनाओं का समावेश रहे जो मूल सिग्नल में समाहित हो, जो मूल सिग्नल में समाहित हो। नहीं तो हो सकता है कि अपना मैसेज सिग्नल ही अगले के पास में बदल के चला जाए। तो अपन को रूपांतरण इस हिसाब से करना है कि मूल सूचना, अपनी जो मूल सूचना है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमें एक उच्च आवर्ती सिग्नल जिसे वाहक तरंग कहते हैं की सहायता लेते हैं। ठीक है, और वह प्रोसेस जिसमें वाहक तरंग की सहायता अपन मैसेज को भेजने के लिए या अपने मूल आधार बैंड या सूचना सिग्नल को भेजने के लिए सहायता लेते हैं, क्या कहलाती है दोस्तों, मॉड्यूलन कहलाती है। ठीक है ना, यानी मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव, वाहक तरंग क्या कहलाता है दोस्तों, मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये तो एक ट्रेन की तरह बिहेव कर रही है, ले जाएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, ले आएगी, जाएगी, आएगी। ठीक है, ये तो केवल गाड़ी, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, जाएगी, चली जाएगी, आ जाएगी, चली जाएगी, आ जाएगी, मैसेज को ले जाएगी, मैसेज को अलग करने की अलग प्रोसेस होगी, इसका काम है लाना और ले जाना। तो मैसेज सिग्नल को वाहक तरंग के साथ में, वाहक तरंग ज्यावक्रीय भी हो सकती है और स्पंदमान भी हो सकती है, के साथ मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और जहां रिसीवर अभिग्राही एंटीना के पास में जब अपन इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वहां तो मैसेज सिग्नल को अलग करना होता है, तो इससे जस्ट उल्टी प्रोसेस जिसको अपन क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन, विमॉड्यूलन, क्या कहते हैं, विमॉड्यूलन कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए और चर्चा करते हैं, समझ में आ गई इतनी बातें, मॉड्यूलेशन क्यों आवश्यकता है,
समझ में आ गई? 3 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट। अब अपन वाहक तरंग की भाई कैरियर वेव है, कंटिन्यूअस वेव है, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वाहक तरंग, वाहक तरंग ज्यावक्रीय, किसका डिस्कस कर रहे हैं अपन? वाहक तरंग, और उसमें भी कैसा? ज्यावक्रीय की डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं जैसे कोई भी तरंग अपन लिखना चाहें तो y = 2 sin ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या sin ओमेगा टी प्लस फाई। अब अपन इसको बोल रहे हैं वाहक तरंग और टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इसको वाहक तरंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी टी, कैरियर वेव डिपेंड्स ऑन टी, कैरियर वेव डिपेंड्स ऑन टी बराबर ए सी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ए सी, सी सबस्क्रिप्ट लगाया कैरियर वेव के लिए, और क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ओमेगा सी टी और प्लस क्या हो जाएगा? फाई। इसमें ओमेगा सी क्या है? वाहक तरंग की आवृत्ति, ठीक है, और ये क्या है? प्रारंभिक कलाकोण जो समय पर निर्भर नहीं है। तो किसी वाहक तरंग को सी टी = ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई से अपन डिनोट करेंगे, इससे इसको डिनोट अपन कर सकते हैं। ये जो सी टी है ये वाहक तरंग की वोल्टता भी हो सकती है और वाहक तरंग का करंट भी हो सकता है, ठीक है, जहां अपन लिख सकते हैं कि सी टी क्या है दोस्तों? सिग्नल तीव्रता, सिग्नल तीव्रता क्या है? सिग्नल तीव्रता है, वो वोल्टेज में भी हो सकता है और करंट में भी हो सकता है, वोल्टता भी हो सकती है और धारा भी हो सकता है। एसी, एसी क्या है दोस्तों? आयाम, क्या है? आयाम है। और ओमेगा सी कोणीय आवर्ती, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ सी, ठीक है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती है। और फाई क्या है दोस्तों? वाहक तरंग की आरंभिक कला, वाहक तरंग की प्रारंभिक कला जो समय पर निर्भर नहीं है, इसको अपन इपोच भी बोलते हैं। प्रारंभिक कला जो समय पर निर्भर नहीं है उसको अपन क्या बोलते हैं? इपोच भी उसको बोला जाता है। अब अपने पास में 3 पैरामीटर हो गए, क्या क्या? ए सी, ओमेगा सी और फाई, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन में, किसमें भाई? मॉड्यूलेशन में अपने पास में कैरियर वेव का सबसे पहला क्या है? ए सी एम्पलीट्यूड, दूसरा क्या है? ओमेगा सी, और तीसरा दोस्तों क्या है? फाई, ठीक है। तो वाहक तरंग को किसी भी एक प्राचल एसी में चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है, केवल एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है, तो इसमें यदि चेंज होगा तो इसको अपन क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? आयाम मॉड्यूलेशन, एएम, और इसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझ में आ गई बात? जब भी अपन मॉड्यूलेशन करेंगे तो वाहक तरंग केवल मॉड्यूलेशन, आयाम में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको अपन बोलेंगे एएम। क्या बोलेंगे दोस्तों? एएम। यदि फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी में परिवर्तन करो चाहे एफ सी में परिवर्तन करो तो इससे अपन क्या हो गया? इसको अपन क्या बोलेंगे? आवर्ती मॉड्यूलेशन, एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। केवल आवर्ती में परिवर्तन होगा, बाकी किसी पैरामीटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब फेज में परिवर्तन हो रहा होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। क्या बोलेंगे? फेज मॉड्यूलेशन। जब फेज में परिवर्तन हो रहा होगा तब अपन किसी प्रकार के और कोई सा परिवर्तन नहीं होगा। तो वाहक तरंग में 3 प्रकार से अपन परिवर्तन कर सकते हैं। 3 पैरामीटर हैं इसमें मेन, एसी, ओमेगा सी और फाई, और तीनों में यदि अपन ने परिवर्तन कर दिया तो इसको तो अपन क्या बोल देंगे दोस्तों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और इसको अपन क्या बोलेंगे? फेज मॉड्यूलेशन। यानी कितने प्रकार के वाहक तरंग में कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाहक तरंग में 3 प्रकार के पैरामीटर हैं जिनमें अपन क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। तो वाहक तरंग की संरचना के आधार पर या वाहक तरंग की बनावट के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन है जो संभव हो सकते हैं। नंबर 1 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और नंबर 3 दोस्तों क्या है?
फेज मॉड्यूलेशन। नंबर थर्ड क्या है, फेज मॉड्यूलेशन पॉसिबल हो सकता है। इनको अपन थोड़ा सा चित्र अपन बना लें, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। देखिए बना देते हैं चित्र, चित्र से भी आपको समझना है कि भाई ये क्या है, ठीक है। देखिए चित्र बना लें अपन। अब अपनी सबसे पहली बात तो क्या है, अपनी कैरियर वेव है। क्या है दोस्तों, कैरियर वेव है, ठीक है। कैरियर वेव यदि अपन बनाएंगे तो कैरियर वेव कहां से चलेगी, वही फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो अपन ऐसे इसको टिक टिक कर देते हैं जिससे एम्पलीट्यूड अच्छे से डिसाइड हो जाए, ठीक है भाई। जैसे ही अपन करेंगे कैरियर वेव, देखो यहां से चली है साइनूसॉइडल वेव, उच्च आवृत्ति है। उच्च आवृत्ति का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसके वाइब्रेशन की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दैट इज उच्च आवृत्ति है, ठीक है। यहां से देखिए इसको अपन मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं -1, यानी अधिकतम एम्पलीट्यूड है 1 और न्यूनतम कितनी है वैल्यू, -1। साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है, न्यूनतम कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। इसको अपन और आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो क्या होगी कैरियर वेव CT, और T में ये ग्राफ है, ये ग्राफ किस में है दोस्तों, T में, ठीक है। अब मैं मैसेज सिग्नल बना दूं तो मैसेज, इसमें अपन यूनिट भी डाल देंगे, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, कितना, लेकिन उसकी विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये तो होगी पहला। अब देखो मैसेज सिग्नल मैं बना रहा हूं, मैसेज सिग्नल को अपन बना देते हैं। तो मैसेज सिग्नल को दोस्तों बना रहे हैं, तो देखिए मैसेज सिग्नल यहां तक आ गया। मैसेज सिग्नल क्या है, एकदम कम आवृत्ति का है मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल को अपन बना दे ऐसे, एकदम ढीला ढाला, एकदम क्या बना दे दोस्तों, एकदम ढीला ढाला बना दे ऐसे, यानी इसकी आवृत्ति मैसेज सिग्नल की क्या आवृत्ति कम, ये बना दिया अपन ने मैसेज सिग्नल, यहां तक की फिक्स है इनकी बाउंड्री इतनी तक, ठीक है। ये क्या हो गया, MT हो गया, ये कैरियर वेव हो गया CT, और ये क्या हो गया, मैसेज सिग्नल हो गया, ठीक है। मैसेज सिग्नल को अपन ने बना दिया ये इतना इतना, ठीक है भाई। अब तीसरे प्रकार का क्या होगा कि CT MT के साथ में मिल गया, CT MT के साथ में क्या हो गया, मिल गया, तो कैसे, ऐसे कैसे वेव जनरेट हो जाएंगी कि भाई मिल गया, तो एम्पलीट्यूड में क्या हो गया दोस्तों, परिवर्तन हो गया। ये मैसेज का अपन बात करें तो ये मैसेज का +1 और ये 0 और ये क्या है -1, दोनों मिलेंगे, यदि सेम कला में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो कैसे, इस हिसाब से ऐसे एम्पलीट्यूड, यानी ये जो वेव है इस मैसेज सिग्नल के अंदर ऐसे फंस जाएगी, यानी किस में परिवर्तन हुआ, केवल एम्पलीट्यूड में परिवर्तन हुआ, तो इसको अपन क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे, CMT, और इसको अपन क्या कहेंगे, AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी वही है, इसकी कला वही है, केवल और केवल क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो गया। यहां से क्या हो गया, केवल और केवल आयाम कम हो गया, कुछ जगह तो कम हो गया +2, और ये क्या हो गया -2, कुछ जगह तो कम हो गया, कुछ जगह बढ़ गया, कुछ जगह कम हो गया, कुछ जगह क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसको अपन, ये CT है, ये MT है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, CMT, इसका मतलब ये मिली हुई है, कैरियर वेव में मैसेज आयाम मिला हुआ है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की क्या हो सकती है, फ्रीक्वेंसी में यदि परिवर्तन हो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए यहां से कि ये कितनी तेज फ्रीक्वेंसी है, अब अपन को फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करना है, तो कहीं तो क्या बना दो, पतली बना दो, ये कहीं क्या बना दो, मोटी बना दो, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन हो गया, यानी इसको अपन क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और ये भी क्या है, CMT है, और ये ग्राफ ये A B C और ये क्या हो गया D। और उसके बाद में आवृत्ति में परिवर्तन, तो देखिए तीसरा, आवृत्ति कई जगह तो एकदम कंजस्टेड संपीड़न, और कई जगह क्या कर दो, रेयरफेक्शन कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में कहां से, भाई ये 0 से स्टार्ट हो रहा तो ऊपर से स्टार्ट कर दो, इस हिसाब से क्या हो गया, इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, फेज मॉड्यूलेशन अपन कह देंगे। और ये मैसेज क्या है, T है। तो बस आप ध्यान से ये याद रखेंगे कि मान लो एग्जाम में आपकी ये चित्र आ जाए तो आप इसको क्या कहोगे दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहोगे, ठीक है। मान लो ये चित्र आ जाए, आप इसको ध्यान से देखोगे कि भाई क्या चीज, इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ इनमें परिवर्तन है।
तो किस में परिवर्तन है? यदि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ जगह तो क्या हो जाएगी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कुछ जगह हो जाएगी रेयरफेक्शन, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और कुछ क्या हो जाएगा यदि फेज में परिवर्तन हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है? केवल कला में परिवर्तन हो रहा है, यहां से ये देखेंगे यहां से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट डायग्राम आएगा दोस्तों। यहां तो अपन बना रहे हैं तो आगे पीछे हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहा है, लेकिन एग्जाम में अपने पास में क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट है। तो यदि फेज में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? फेज मॉड्यूलेशन। क्या कहेंगे उसको? फेज मॉड्यूलेशन अपन इसको बोल देंगे। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम हो सकता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोस्तों इतनी चर्चा आप लोग पढ़ोगे, ये अपने 12वीं क्लास के सिलेबस में नहीं है, केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे। और कल मैं इसी क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा, यानी इसी अपना ये जो चल रहा है यूनिट, ये 12वीं क्लास वाली, इसी को अपन कंटिन्यू करेंगे, ताकि ये कल या 1 या 2 वीडियो में ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 12th क्लास की अपनी जो सेकेंड फिजिक्स है, 12th क्लास की सेकेंड फिजिक्स है, वो दोस्तों क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, एकदम कंप्लीट हो जाएगी। उसके सारे न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए हैं, और रे ऑप्टिक्स से लेके पूरा अपने सिलेबस में D2 पॉइंट टू पॉइंट अपन ने क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए हैं, जिसको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि भाई 12th क्लास की सेकेंड फिजिक्स है वो पूरी हो गई है, ठीक है। MSc अपनी अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो गई है, उसको भी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स दोस्तों आती हैं तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बस आप बने रहिए साथ में, शेयर करवा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक्स।